नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 के एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्याख्यान 5 के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्याख्यान 1 में एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य परिचय के साथ साथ उनके नामकरण पद्धति को भी सीखा था। कार्बोक्सिलिक अम्लों के परिचय की बात करें तो तब हमने जाना था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह दोनों पाए जाते हैं। कार्बोनिल समूह का आशय है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है और दो संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं। जब इसमें एक OH समूह जिसे हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं जुड़ जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होता है। ये OH इसी कार्बन से जाके अटैच हो जाता है, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जब इस कार्बन से एक R अटैच हो जाए, क्या अटैच हो जाए? एक R, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खाली है, वहां पे एक R लग सकता है। R के स्थान पर H या फिर बड़ी R या छोटी R, बताता हूं किस प्रकार। डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH, तो इसे कहेंगे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि R के स्थान पर AR लगा दें, AR का मतलब हम लोग पिछले व्याख्यान पढ़ चुके हैं, एरिल यानी बेंजीन रिंग लगा दें। C6H5 लगा दें, बेंजीन रिंग का मतलब बेंजीन में से एक H परमाणु हटा लेने पर AR समूह, एरिल समूह बनता है, उसे लगा दें तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। कौन से बन जाते हैं? ये हमारे हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है फॉर्मूला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का। तो आज के इस व्याख्यान 5 में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन, अर्थात इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन। जब हम इसकी बात करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की, तो हमें सीखना चाहिए कि इस R के स्थान पर, हम जानते भी हैं व्याख्यान 1 में पढ़ा है, हम इस R के स्थान पर क्या क्या ले सकते हैं? एक तो हम H ले सकते हैं क्योंकि इसमें C आया हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जब हम R लेंगे तो ये R सिंगल कार्बन की हो सकती है CH3 अथवा डबल कार्बन की हो सकती है CH3CH2, इस प्रकार की हो सकती है, अथवा हो सकती है CH3CH2CH2 और आगे, यानी एक कार्बन की या एक से अधिक कार्बन की R हो सकती है। तो इस प्रकार के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो एलिफेटिक होते हैं उनका विरचन करेंगे इसके द्वारा, एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, एल्कीनों व एल्काइनों के द्वारा, तथा एरोमेटिक ARC डबल बॉन्ड O एंड OH। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन करेंगे किनके द्वारा? एल्किल बेंजीन के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, बेंजोइल क्लोराइड एवं बेंजोइक एनहाइड्राइड द्वारा। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों का। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल कौन होते हैं? आपने एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ROH फॉर्मूला के यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं, जहां R हमारा जाना पहचाना एल्किल समूह है, जिसको आप प्रथम सदस्य को हम CH3 के रूप में जानते हैं। अगर हम यहाँ द्वितीय सदस्य एल्किल कर लिया है, यानी CH3, अगर हम R को मान लो तो CH3CH2 एग्जाम्पल ले लिया है, तो ROH यानी प्राथमिक एल्कोहल, इस पूरे को भी R मान सकते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में? एल्कलाइन KMnO4 माध्यम में, यानी क्षारीय KMnO4 के माध्यम में जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले हमें एल्डिहाइड RCH2 प्राप्त होते हैं, जिनके पुनः ऑक्सीकरण कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं हमने अभी सीखा, RCOH टाइप के फॉर्मूला वाले यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो अब हम जान गए कि प्राथमिक एल्कोहलों का एल्किलाइन KMnO4 माध्यम में ऑक्सीकरण कराने पर एक और जल का निकल जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जिनका पुनः ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लें कि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्किलाइन KMnO4 माध्यम में कराने पर हमें प्रथम रूप में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जिनका पुनः ऑक्सीकरण कराने पर हमें फॉर्मिक अम्ल HCOH प्राप्त होता है। यदि एथिल अल्कोहल ले लेंगे तो उसी के संगत हमें
प्रथम में एसिटाल्डिहाइड और जिसका पुनः ऑक्सीकरण कराने पर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अतः प्रश्न आए कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे, तो आप इस स्टेप को दिखा देंगे। मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाओगे, तो आप बता देंगे कि मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेल्डिहाइड से फार्मिक अम्ल, यह हम ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह ध्यान रखिए कि एल्कलाइन KMnO4 माध्यम रहता है। इसको क्षारीय के स्थान पर हम उदासीन भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। आगे देखिए कि अब हम एल्डिहाइड देखते हैं। कौन सा? एल्डिहाइड वे होते हैं जिनके फॉर्मूला RCHO प्रकार के होते हैं। R हमारा वही एल्किल। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं किस माध्यम में, K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो फार्मिक अम्ल बनेगा, ये नाम यहाँ पर है। और अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे CH3CHO तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। नाम ये है इसलिए नहीं लिखा, हमने सीख लिया है कि CH3COOH क्या होता है? एसिटिक अम्ल। HCOOH क्या होता है? फार्मिक अम्ल। तो अल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा हमने क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों का आशय है ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला RCOZ टाइप का होता है। यहाँ Z का आशय है Cl, OCOR, OR अथवा NH2, यानी RCO के साथ ये समूह जब लगे होते हैं तो वे कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न कहलाते हैं। व्युत्पन्न का आशय ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही बनाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट देखते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, एसीटामाइड। इनसे कैसे बनाएंगे ये चर्चा बाद में करेंगे। पहले एक सामान्य विधि चारों की बनाने की देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का फॉर्मूला हमने बताया कि हो सकता है RCOZ। जब RCOZ का तन अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH टाइप के यौगिक बनते हैं और ZH यानी ये Z इस HOH की H से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसे? देखिए, अगर हम एसिटिल क्लोराइड में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है क्योंकि इसमें CH3CO पाया जा रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही आया है। किससे आया है? RCOOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस H के स्थान पर क्या लिखते हैं? इस OH के स्थान पर क्या लिख दें? X। तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O and X। तो ये क्या हो गया? RCOX। RCOX, X फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन यानी हेलोजन। तो यही है कि CH3COCl मींस RCOCl। तो OH के स्थान पर क्या आ गया? X आ गई। क्या आ गई? X। तो बन गया अम्ल हैलाइड। इनका पहला एग्जांपल होता है एसिटिल क्लोराइड। जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है HCl। कैसे? इस Cl जो है वो इस H से जुड़ जाती है तो बन गया CH3CO और OH, ये आ गया प्लस HCl। अगला देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का मीन्स क्या है कि ये भी अम्लों के ही व्युत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। ये कैसे हो सकते हैं? अगर हम इनको समझें शीघ्रता से, देखिए कि RCOOH ये हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि इसके दो अणुओं को ले लें RCOOH, RCOOH, और इनको यदि हम गर्म कर दें तो आप ध्यान से देखिए एक अणु जल का निकल जाएगा H2O। क्या बचा? ये बचा RCO, ये वाला मैंने लिख दिया, नीचे वाला RCO ये लिख दिया, ये वाला वो दोनों से कनेक्ट हो गया, दैट इज अम्ल एनहाइड्राइड। ये है एसिड एनहाइड्राइड। इस टाइप के फॉर्मूला वाले यौगिकों से हम वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कब? जल अपघटन के द्वारा। तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराया H प्लस तन अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें वही दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु प्राप्त हुए 2CH3COOH जिनसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो हमने क्या लिखा? एसिटिक एनहाइड्राइड का तन अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका है कि ये एसिटिक एसिड है। कौन है? एसिटिक एसिड। आगे देखते हैं एथिल एसीटेट के द्वारा। ये OR वाला है।
ऐसे यौगिक जिनमें RCO के साथ Z के स्थान पर क्या लगा होता है, OR, RCOOR। देखें आप, RCOOR, ये भी R है, ये भी R है, ये 1 कार्बन की है, 2 कार्बन की है। इसका जब अपघटन कराते हैं तो CH3COOH, यहां से देखिए CH3COO और ये वाला H, ये वाला, और ये जो मैंने बॉक्स में बन के ये ज्वाइंट हो गई, क्या हो गया, CH3COOH। ये बचा C2H5, ये बचा OH, दैट इज C2H5OH एथिल एल्कोहल। अगर हम एसिटामाइड लें, ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO के साथ, CH3CO या RCO के साथ NH2 अटैच होता है, Z के स्थान पे क्या आता है, NH2, तो उन्हें हम कहते हैं अम्ल एमाइड, जिनमें है CH3CONH2 एसिटामाइड। अगर हम उसकी जल से HCl से साथ साथ रिएक्शन कराएं तो हमें एसिटिक अम्ल और नौसादर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा हम कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के विचलन में अगला पॉइंट देखेंगे, एल्कीन व एल्काइनों द्वारा। एल्कीन का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंधित होता है, और एल्काइनों का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन त्रिकबंध से बंधित होता है। पहले देखते हैं एथिलीनों के द्वारा कैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जब एथिलीनों का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा कराया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। अगर हम एथिलीन लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4 जो एथिलीन का फॉर्मूला होता है, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यदि हम इसको गर्म और कर दें, क्या करते हैं, डेल्टा, तो हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी परिस्थिति में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर हम 2-ब्यूटीन का ऑक्सीकरण कराएं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसमें कार्बन के 2 थे, इसमें हमारे पास कार्बन के 4 हैं, क्योंकि हमें कार्बन के 2 और 2 4 चाहिए, तो हमने 4 कार्बन वाली एल्कीन ली तो हमें संगत एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम एल्काइन लें, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन के लेने पर भी हमें फॉर्मिक अम्ल, जब हम छोटी एल्काइन लेंगे तो फॉर्मिक अम्ल जिसमें 2 कार्बन है, और 4 कार्बन वाली एल्काइन लेंगे 2-ब्यूटाइन, तो हमें 2 और एसिटिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम एल्कीनों व एल्काइनों की ऑक्सीकरण से फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और संगत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बना सकते हैं। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाए जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक वे होते हैं जिनका सूत्र RMgX प्रकार का होता है। R मीन्स यहाँ एल्किल समूह और X मीन्स यहाँ हेलोजन और Mg तो मैग्नीशियम है ही। इस प्रकार RMgX टाइप वाले यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। जब इन यौगिकों की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क ईथर में कराते हैं तो एक योग उत्पाद प्राप्त होता है, जो कैसे हुआ, R इसी से जुड़ गया CO, R से RC डबल बॉन्ड O ये अटैच हो गया, और ये वाला O MgX बाद में जाके अटैच हो गया। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बनता है। अब देखते हैं इस R के स्थान पर यदि हमने CH3 लिया तो इसी के संगत हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। कैसे, CH3MgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क ईथर में, तो एक योग उत्पाद बनता है CH3COMgBr, जिसका जल अपघटन कराने पर CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये CH3C डबल बॉन्ड यहां से O और ये वाला O इतना मिल गया। अब देखिए इसके साथ एक जल का H जुड़ गया तो हो गया CH3COOH। अब Mg जल का OH बचा, वो OH बीच में अटैच हो गया, और Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अब देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का विचलन, जिसमें सबसे पहले एल्किल बेंजीन के द्वारा बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। एल्किल बेंजीन का मतलब है जब बेंजीन रिंग पर एक H परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एल्किल बेंजीन बनती है। अर्थात मेथिल बेंजीन टोलुइन के द्वारा बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे इस अभिक्रिया द्वारा देखेंगे। ये रही मेथिल बेंजीन, जिसमें बेंजीन पर CH3 लगा हुआ है, जिसको टोलुइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोलुइन। जब इसका KOH KMnO4, इसका मतलब हुआ कि हमने क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया तो एक अणु जलकर निकल जाता है, और CO के बेंजीन रिंग पर यानी CH3 समूह को CO के द्वारा
प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में टोलुइन के CH3 समूह का COOH समूह द्वारा विस्थापित होना होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। इस प्रकार हम टोलुइन से बेंजोइक अम्ल बना लेते हैं। दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का अभी भी पिछले समीकरण में हमने पढ़ा कि RMgX टाइप के यौगिक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहलाते हैं। इस R के स्थान पर जब हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने होते हैं तो हम AR ले लेते हैं, ARMgX। AR का मतलब C6H5 Mg और X मींस हैलोजन, तो हमने यहां लिया C6H5 MgBr। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का ही एक स्वरूप है, यौगिक है, जिसकी क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क ईथर में कराई तो हमें एक योग उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे बनता है? C6H5 और C डबल बॉन्ड O, ये वाला इतना हिस्सा इसमें जुड़ जाता है C6H5 में, और ये MgBr के O के बाद आगे लग जाता है OMgBr, जिसका जल अपघटन करा लेते हैं। तो यहां से देखें ये कट हो गया C6H5COO, C6H5COO, ये वाला एक H जाकर के यहाँ जुड़ गया तो H हो गया C6H5COOH बेंजोइक अम्ल प्लस MgOH Br, Mg और Br के बीच में जल का OH अटैच हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से बेंजोइक अम्ल और टोलुइन से बेंजोइक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन को देखते हैं, जिसमें बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजामाइड या एथिल बेंजोएट के द्वारा हम बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये अम्ल हैलाइड है, एरोमेटिक अम्ल हैलाइड, जिसमें C6H5CO के साथ Cl लगा है, मींस RCOX टाइप का यौगिक है, जिसमें R के स्थान पर AR लगाया गया है, अर्थात ये एरोमेटिक अम्ल हैलाइड है बेंजोइल क्लोराइड। जब इसको NaOH जलीय से अभिकृत कराते हैं तो हमें C6H5COO- और Na+ आयन प्राप्त होते हैं, जिनकी क्रिया तनु HCl से कराने पर C6H5COOH बेंजोइक अम्ल और NaCl प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लें, बेंजोइक एनहाइड्राइड अम्ल एनहाइड्राइड हैं, जिनको हमने पढ़ा था RCO मैंने बनाकर भी दिखाया था पिछले टॉपिक पर, इसी व्याख्यान में। इस टाइप के यौगिकों को हम अम्ल एनहाइड्राइड कहते हैं। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है RCO का होल ट्वाइस, बिकॉज 2 RCO है। इस R के स्थान पर यहां ले लिया C6H5 यानी एरिल, ये वाला एरिल समूह, तो C6H5 का होल ट्वाइस O प्लस H2O। इसमें हमने जल जोड़ दिया तो देखें कि C6H5CO एंड C6H5COO ये है, ये इसमें जल जोड़ेंगे तो देखना HOH जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? HOH। तो C6H5CO और ये वाला हो, इससे एक H जोड़ दो, क्या हो गया? C6H5COOH। अब दूसरा बचा C6H5CO बचा हुआ OH, तो 2C6H5COOH बेंजोइक अम्ल बनता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक एनहाइड्राइड है। अब देखते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड वे होते हैं जिनका फॉर्मूला RCONH2 टाइप होता है। R के स्थान पर एरोमेटिक में AR लेते हैं, C6H5 लेते हैं, तो यहां ले लिया C6H5CONH2। जब इसे अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं तो अमोनिया गैस मुक्त होती है और एक C6H5COOH बेंजोइक अम्ल बनता है। अगर हम एथिल बेंजोइक एस्टर के द्वारा बनाना चाहें बेंजोइक अम्ल तो हम जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में। एस्टर का मतलब होता है RCOOR, ठीक है। तो इस R के स्थान पर क्या ले सकते हैं? AR, तो हो गया C6H5। ये वाली स्ट्रक्चर C6H5 को शो करती है क्योंकि ये बेंजीन में से एक H को हटाया गया है, उसके स्थान पर लगाया गया है COOR को। किसको? COOR को। तो C6H5COOR, इसका कराया जल अपघटन, बना बेंजोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल, क्योंकि C2H5 ये वाला जल के साथ OH से अटैच हो गया, C2H5OH, एक जल का H
यहाँ CO के साथ अटैच हो गया तो बना बेंजोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल। इस प्रकार हमने बेंजोइक अम्ल को 4 कार्बनिक यौगिकों से बनाना सीखा। और अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण, जिसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों की भौतिक अवस्था पर ध्यान देते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 3 तक होती है वे रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 से 9 होती है वे रंगहीन होते हैं, तेल जैसी प्रकृति के होते हैं और उनकी गंध विशिष्ट होती है। ये गंध मक्खन, सड़े हुए मक्खन की तरह से होती है, जो कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 to 9 होती है। अब ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या C10 होती है या उससे उच्च होती है वे मोम के समान रंगहीन होते हैं, ठोस होते हैं और गंधहीन होते हैं। तो ये थी इनकी भौतिक अवस्था। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की विलेयता कैसे होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में, जब तक कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्किल समूह में कार्बन के 4 परमाणु होते हैं तब तक जल में विलय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलेयता कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा जल के अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंधों के कारण होती है। कैसे होती है हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बोनिल समूह होता है उसके ऑक्सीजन परमाणु पर डेल्टा माइनस ऋणावेश होता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोक्सिल समूह का H परमाणु होता है इसके ऊपर डेल्टा प्लस आवेश होता है। हाइड्रोजन को जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है HOH, ये हाइड्रोजन जल की हाइड्रोजन से, यानी ये जल का अणु है। इनकी जल की हाइड्रोजन पर अल्फा प्लस दोनों पर क्रम से और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आवेश होता है। अब देखिए जल का ऑक्सीजन परमाणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु जो कि धन विद्युतीय है उससे हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है। दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल की ऑक्सीजन परमाणु से जो ऋण विद्युतीय है जल का हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। हम यह कहना चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक बार उसका H धन विद्युतीय परमाणु जल के ऋण विद्युतीय O परमाणु से जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरी ओर कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोनिल समूह का ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु जल की धन विद्युतीय H परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक यही प्रक्रिया यहां होती है कि कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय परमाणु जल के H धन विद्युतीय परमाणु के साथ ये डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड्स बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार जल के अणु से कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलेयता का प्रमुख कारण होती है। जब कार्बन के अणु कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्किल समूह में C=4 तक होते हैं, इसमें एल्किल समूह और कुल कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें C=1 और इसमें C=3 और टोटल हो C=4 तक, तब तो ये घुल जाते हैं। लेकिन जब 4 से ऊपर होते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब 4 से ऊपर होती है अर्थात एल्किल समूह का साइज बढ़ता है तो विलेयता प्रारंभ में तो घटती है, लेकिन 4 के ऊपर जाने पर विलेयता नहीं होती। जल में ये अमिश्रणीय हो जाते हैं। कारण ये R जो है चाहे वो CH3 के रूप में हो अथवा CH3 CH2 के रूप में हो अथवा और बड़ी एल्किल समूह हो, इसकी प्रकृति अध्रुवीय होती है जो जल में घुलने का विरोध करती है, क्योंकि जल की ध्रुवीय और कार्बोनिल समूह जो ये गोला बनाया ये ध्रुवीय होता है। अतः ये अध्रुवीय प्रकृति इस ध्रुवीय प्रकृति को जल में घुलने से रोकती है। जब इसका साइज बढ़ता है तो इसका प्रभाव बढ़ता है तो विलेयता घटती है। यहाँ भी हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी ये C की संख्या यहाँ बढ़ रही है, यहाँ 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई है, ये यहाँ पर 1 1 2 1 3 हो गई हैं, तो हमारी विलेयता जो है वो कैसी हो रही है, घट रही है। हम लेस देन का निशान ब्लू कलर से लगा रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी R का साइज बढ़ेगा, एल्किल समूह बढ़ेगी, वैसे वैसे विलेयता घटेगी। किंतु समान अणुभार के दृष्टिकोण से देखें इन दोनों को तो पार्श्व श्रृंखला के बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, जबकि नॉर्मल वाले में कम रहती है। अब देखते हैं हम क्वथनांक।
कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक एल्केन, अल्कोहल और एल्डिहाइडों से ऊंचे होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में एक विशेष गुण पाया जाता है कि दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई द्विबंधित ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन परमाणु है ये वाली, इसके ऊपर एक डेल्टा माइनस आवेश होता है, जैसा कि हम प्रारंभ से ही इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और दूसरे वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके इस H परमाणु पर डेल्टा प्लस आवेश होता है। तो इसका धन विद्युतीय H परमाणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु से हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इसी प्रकार इसका अब की बार कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु डेल्टा माइनस इस वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु डेल्टा प्लस से हाइड्रोजन बंध बना लेता है और ये डायमर बन जाता है, द्वितीय बन जाता है, डायमर बन जाता है, जो वाष्प अवस्था में भी इस हाइड्रोजन बंध को के कारण अलग अलग नहीं हो पाता है। अतः ये एसोसिएशन के कारण, संगुणन के कारण इनका क्वथनांक एवं गलनांक ऊंचा होता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अध्याय के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया। आप सब लोग प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप डाउनलोड कर ही चुके होंगे। उसकी सहायता से हमारे इस वीडियो को देखकर अपने स्वलिखित नोट्स बनाएं और आज दिए गए गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने का अभ्यास करें। गृह कार्य में निम्नलिखित परिवर्तनों की समीकरण लिखें, यह कार्य आपको करना है। ब्यूटेन 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल, यह एल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण है। तो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण जब हम कराते हैं तो हमें ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। यह रिएक्शन आप कर सकते हैं, करिए। बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। बेंजोइक एनहाइड्राइड से बेंजोइक अम्ल, ये आपको अच्छे से बताया है। तो इस गृह कार्य को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।